हेलो जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छी जा रही होगी। कुछ कारण हो जाते हैं, इसके कारण हमने पिछली क्लास जो एवरेज की हम लगातार क्वेश्चन करा रहे थे उसमें मैंने जो है थोड़ा सा आपको रोका था। उसी क्लास का ये रिमेन पोर्शन है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न और बचते हैं जिनको हमें करा लेना चाहिए था, तो उसी उद्देश्य हम यहाँ आए हैं। अभी आपके सामने ये सवाल है, फटाफट से सवाल के वर्डिंग को पढ़िए और अपने से अटेम्प्ट करके देखिए कि आप सवाल को कर पाते हैं। A person expends in 8 months as much he earn in 6 months. If he saves 6,000 in whole year, then what is his annual income? बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया है आपको। चेक करिए, यानी सीधे सीधे कह रहा है कि इनकम ऑफ 6 month is equal to expense of 8 month. That means ratio between income and expense is 8:6. That means 4:3. हाँ या ना? यदि वह पूरे वर्ष में 6,000 रुपए बचाता है, ये क्या है? ये क्या है? सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आपके रेशियो के हिसाब से इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग कितनी हुई? हाँ या ना? क्या इसी एक की वैल्यू या इसी सेविंग की वैल्यू 6,000 दी गई है? क्या इसी एक की वैल्यू, इसी सेविंग की वैल्यू 6,000 दी गई है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसी की वैल्यू 6,000 दी गई है। मेरे भाई, अगर इसकी वैल्यू 6,000 दी गई है तो आपको क्या बताना है? उसकी वार्षिक आय, यानी आपको इनकम बताना है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 6,000 है तो इनकम हमारा कितना रेशियो है? 4 रेशियो है। तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुने 6,000, यानी इसमें एक जीरो कम हो गए हैं, तो 24,000 आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपका आंसर क्या हुआ? 24,000। क्या इतनी सहजता से आप चीजों को समझ के कर रहे हैं? आप चेक करेंगे तो ध्यान देंगे कि कहीं कोई फॉर्मूला या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल होते सरल ही हैं, मगर वर्डिंग को हम उस नेचर से समझ पाते हैं कि नहीं जिसके लिए वो दिया गया है। दरअसल इस सवाल को करने का सबसे सही और सटीक तरीका यही है। इसके अलावा हम बहुत सारे तरीके लगाकर इसको लगा सकते हैं, मगर आप देखेंगे हम जितने तरीके लगाएंगे उतनी चीज़ों को हम बड़ा करते जाएंगे, और यही कमियां, यही कमजोरियां हमारी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने देती। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि ये चीज़ें आपको किस वे में करनी है। कर देनी है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, किस वे से करनी है ताकि कम से कम समय में आप प्रश्न को लगा सकें। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्क्रीन कैप्चर कर लें, करना चाहें तो कैप्चर करना चाहें तो स्क्रीन कैप्चर कर लें। हो गया, चलिए बहुत अच्छे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे अपना। The average weight of 15 sailor is increases by 1.6 kilogram when a person weight 42 kilogram replaced. Find the weight of new person. इस तरीके का प्रश्न बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, और ये सारे प्रश्न मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वहीं से लिया है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये क्या कह रहा है। पहले इसकी पूरी बातों को ध्यान से समझिए। एक नाव में 15 सैलर थे, 15 नाविक थे।
ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। इनका एवरेज कुछ रहा होगा, मान लो एक्स रहा हो, नाविक अब भी उतने ही हैं, एवरेज कह रहा है कि इतना किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी जो एवरेज था वो क्या हो गया, इतना हो गया। मेरे भाई एक बड़ी सीधी सी बात हम लगातार करते आ रहे हैं, उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। क्या है वो बात, कि अगर हम हेलो, कि अगर हम एवरेज को 1.6 बढ़ाते हैं तो, अगर हम एवरेज को 1.6 बढ़ाते हैं तो मेरे भाई, अगर हम एवरेज को 1.6 बढ़ाते हैं, इसका मतलब हम सभी संख्याओं को 1.6 बढ़ाते हैं। यही हमने सीखा था इसकी प्रॉपर्टी में। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही सीखा। तो इस हिसाब से अगर 15 के 15 संख्याओं को 1.6 बढ़ाया जाए तो कुल कितना हो जाएगा, 15 छंग 90, 15 इकन्नम 15 9 24, कितना हो जाएगा 24। चेक करिए बताइए, यानी 24 किलोग्राम कुल वजन बढ़ा है। ओके, नंबर ऑफ सेलर वही है, 24 किलोग्राम कुल वजन बढ़ा है। 42 किलो का आदमी निकला, नया आदमी आया, और इस नए आदमी के आने के कारण कुल लोगों का जो कुल वजन था वह 24 किलो बढ़ गया। अब जब 42 किलो का आदमी निकलेगा तो सबसे पहले तो इनका वजन घटेगा, फिर जो नया आदमी आएगा उसके वजन से सबसे पहले तो हम 42 को फिल करेंगे ताकि इनका जो वजन था वो वजन हो जाए, जितना वजन इनका पहले था उतना वजन हो जाए, और तब इनका एवरेज मेंटेन रहेगा जो पहले था। अब एवरेज के बढ़ने का कारण क्या हुआ कि जब आदमी आया उसने 42 को तो फिल कर दिया, उसके अलावा उसने 24 किलोग्राम इनका कुल वजन और बढ़ा दिया, यानी उसने 42 को भी फिल किया और 24 किलोग्राम वजन भी बढ़ा दिया। इसका मतलब उस आदमी के आने के वजह से 42 प्लस 24 यानी 66 किलोग्राम कुल वजन बढ़ा, यानी उस व्यक्ति का वजन कितना था 66 किलोग्राम। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, मतलब मुझको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ मेरे भाई, सहज है, बहुत आसान है ये चीज को समझना। इसमें दो ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ये है और एक ये सवाल है, ये भी उसी सवाल का ही नेचर है। अब उसमें जो 15 नाविक थे उनकी संख्या नहीं बदली, यहाँ 20 पारियां हैं मगर अब संख्या बदल रही है। तो इसका भी आप पिछले वीडियो में जाइए, हमने सवाल इसको करके आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको समझाया है हमने ये सवाल, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो भी देखिए और पूरी वीडियो देखा करिए, तब आपको पूरी चीज समझ में आएगी। शुरुआत करेंगे और ये कोई जो है ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत करेंगे और 5 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप हमारे साथ समय बिताएंगे, हमने दो तीन 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 लेसन तक आपको लगभग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर और बेसिक प्रश्नों पर दिया है। उसके बाद हम अब भी आपको बहुत प्रोप्रिएट और बहुत अच्छे प्रश्न करा रहे हैं जिससे आपकी औसत के प्रति जो कॉन्सेप्ट है उसकी बिल्डिंग मजबूत हो जाए। फिर आप प्रैक्टिस करते रहें, हम और लेसन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। ये अगला सवाल है आपका, चेक करिए इस सवाल को, एक बार अपने से पढ़िए और फिर चेक करिए क्या आप सवाल को कर पा रहे हैं।
9 student of a class contribute some amount. Among them, 7 student contribute 50 each, and the other 2 contribute 50 and 90 more than the average contribution made by all the 9 students. Find the average contribution of all the 9 students of the 9 स्टूडेंट हैं, कुछ पैसे वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ये, ठीक है। उनमें से 7 बच्चे क्या करते हैं, प्रत्येक बच्चे 50 रुपए देते हैं, ठीक है। अब 9 बच्चे कुल है, 7 ने क्या किया, 50-50 रुपए दे दी, तो औसत तो अभी 50 का बना हुआ है। अब 9 लड़कों का कंट्रीब्यूशन का जो औसत है, उस औसत से 50 और 90 रुपए, 50 रुपए और 90 रुपए इनके द्वारा ज्यादा दिए गए हैं, 2 स्टूडेंट्स के द्वारा। जो भी इनका एवरेज आएगा, उस एवरेज से इन्होंने 50 और 90 रुपए ज्यादा दिए। तो कुल 9 स्टूडेंट के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन एवरेज हुआ है वो आपको बताना है। चेक करिए फटाफट से। आप बहुत सारे तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको एवरेज मान लिया, अथवा इसको एवरेज मान लिया, अथवा इसको एवरेज मान लिया, अथवा इसको एवरेज मान लिया। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, 7 स्टूडेंट 350 जमा कर चुके हैं, और ये 90 और 50 मिलकर 140 हो रहा है। वो 140 अगर इसमें मिला दिया जाए तो भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है पैसा। तो कुल पैसा इतना हो पाएगा ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत ज्यादा हो रहा है पैसा। अब देखिए, बड़े आराम से आप इस बात को चेक करिए। अगर कुल 9 बच्चों ने 630 जमा किया तो 350 रुपए तो 7 बच्चों ने जमा कर दिया था, हाँ या ना? बताइए, 350 रुपए तो केवल 7 बच्चों ने जमा किया था, तो 350 अगर जमा हुआ था तो कुल में अब कितना बच रहा है, चेक कर लीजिए, 280 रुपया। अब पहला व्यक्ति एवरेज से 50 ज्यादा देता है तो कितना देगा, और दूसरा व्यक्ति एवरेज से 90 ज्यादा देता है तो ये कितना देगा। ये दोनों मिलकर कितने हुए, ये यही दोनों का बचा हुआ था हिस्सा, यानी ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। खत्म सवाल। बोलिए, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, सवाल खत्म। आप इस बात को समझ पाए? मैंने बहुत आसानी से, फिलहाल ये मेरा मूड नहीं था, मगर मैंने ये चीज बताया कि 9 स्टूडेंट हैं जिनमें से क्या करते हैं, 7 स्टूडेंट 50-50 रुपए जमा करते हैं, और 9 स्टूडेंट का मुझको औसत बताना है। अगर 9 स्टूडेंट का औसत मैं 70 को मान लूं तो कुल कुल बच्चों के द्वारा कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, 630। 50 को मान लूं तो 450 आएगा, 120 को मान लूं 1080 आएगा, 100 को मान लूं तो 900 आएगा। अब देखिए, एक बात समझिए, ये इतनी छोटी राशि है। देखिए, 7 लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना हो गया, तो और 100-100 जमा कर दे, 50-50 जमा कर देंगे तब भी हम 450 पहुंच जा रहे हैं। मगर सवाल ने क्या किया है कि ये जो 2 बचे हैं ये इनके जैसा पैसा नहीं देंगे, ये एवरेज से। अब ये तो तय हो गया कि 7 ने 50-50 जमा कर दिया तो एवरेज 50 से कम होने वाला नहीं, ये बात तय है।
50 से कम एवरेज नहीं होगा, इसीलिए भी हम 50 को छोड़ सकते हैं। आगे की बात करिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन थे, ठीक है। अब मैं पहले ऑप्शन के साथ जाता हूं कि मान लो बच्चों ने कुल 630 रुपया जमा किया, उसमें से 7 बच्चों ने 350 रुपया जमा किया, तो बचे हुए 2 बच्चों ने कितना जमा किया? 180। अगर जो शर्तें दी गई हैं वो शर्तें इसको फॉलो करती हैं, यानी हम सही जा रहे हैं। देखो, अब अगर औसत 70 है, अगर, चूंकि मैंने माना है अभी औसत 70 है, तो ये वाला व्यक्ति औसत से कितना ज्यादा देने को तैयार है? 50 ज्यादा देने को तैयार है। तो ये कितना देगा? 120 देगा। ये कितना देने को तैयार है? 90 देने को तैयार है, यानी औसत से 90 ज्यादा देने को तैयार है। तो ये कितना देगा? तो ये दोनों मिलकर कितना देंगे? क्या यही इनका हिस्सा यहां भी बच रहा था? इसलिए हमने कहा कि ये ऑप्शन हमारा सही है। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने के, मगर आप ध्यान देंगे तो बहुत चुटकियों में सवाल इस तरीके से भी लगाया। ठीक, बहुत अच्छे, कैप्चर कर लीजिए। आगे चलते। सवाल पढ़ लें। तो सवाल पढ़ लें भाई, सवाल। हट जाऊं? There are 90 students in a class. 70% of them are from village A and the remaining from the village B. The average score of the student of village B in the examination is 20% more than the average score of student of village A. If the average mark of all student is 53, then what is the average mark of the student of village B? 90 स्टूडेंट हैं कुल। इस 90 स्टूडेंट का 70% स्टूडेंट गांव ए से आते हैं, तो बचे हुए कितने होंगे? 30% स्टूडेंट गांव बी से आते हैं। यानी गांव ए और गांव बी के बच्चों की संख्या के बीच में, बच्चों की संख्या के बीच में अनुपात क्या है? 7:3 का अनुपात है। चलिए, ये खत्म हुआ। अब ये कह रहा है average score of student of village B in the examination is 20% more than the average score of student of village A. विलेज बी के स्टूडेंट का औसत अंक विलेज ए के स्टूडेंट के औसत अंक से 20% ज्यादा है। और अगर आप पिछली क्लास में हमारे साथ थे तो मैंने आपको बताया था 20% का मतलब 1/5। और मुझसे कोई कहे कि मैं आपसे 20% ज्यादा हूं, तो इसका मतलब मैं 5 हूं तो वो 6 होगा। और अगर वो मुझसे 20% कम होता तो मैं 5 हूं तो वो 4 होता। तो यहां क्या कहा कि B ज्यादा है और A कम है, ठीक है। यानी B A से 20% ज्यादा है। A क्या हुआ? 5 हुआ। B क्या हुआ? 6 हुआ। यानी उनके औसत अंकों के बीच में अनुपात क्या है? 5:6 का अनुपात है। इनके औसत अंकों के बीच में अनुपात क्या है? 5:6 का अनुपात है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इनकी संख्याओं के बीच में अनुपात क्या है? 7:3 का अनुपात है। और यहां मुझे औसत निकालना है। यहां मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? गांव बी के छात्रों के औसत अंक क्या हैं? गांव बी के छात्रों के औसत अंक चेक करिए। कितना यहां दिख रहा है? कितना यहां दिख रहा है? इससे बिलोंग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? केवल ये दोनों। इनमें से एक संख्या लूं, अगर मैं इसको 60 मानूं तो अपने आप ये 50 हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा अथवा नहीं हो जाएगा? इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है?
इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तो मैं अपने संख्या को 7-3 के अनुपात में बांटूंगा, क्योंकि 10 का अंतर है और 7-3 के अनुपात में बांटना था, तो 7-3 ही आंसर आएगा। ये आप समझते हैं इस बात को, एलिगेशन से ये चीज समझ में आती होगी। तो इसका मतलब इसे 7-3 रहने दें। अब ये देखिए, ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें यह जुड़ेगा या इसमें यह घटेगा। इनका औसत क्या हो जाएगा, 57 अंक। इनका औसत क्या हो जाएगा, 57 अंक। मगर यहां क्या दिया गया है कि बच्चों का औसत अंक कितना है, 53 है। बच्चों का औसत अंक कितना है, 53 है, और हमारा औसत क्या आया, 57 आया, यानी यह बात हमारी नहीं चली। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करिए, भी मैं सिंपली इसको करा दे रहा हूं। सबसे पहले संख्या जो है, जो संख्या है A:B, बस ये तय कर लीजिए इनका क्या अनुपात है। दूसरी जो क्या है, उनके औसत हैं, औसत हैं किनके, A:B, वो क्या है, 6:5 है। ठीक है मेरे भाई। दूसरी चीज क्या है, इनका औसत अंक है 53। आपको पता है अगर औसत के साथ एलिगेशन लगाएं तो, औसत के साथ एलिगेशन लगाएं तो क्या आता है, संख्याएं आती। मैंने उल्टा लिख दिया था शायद, इसीलिए वहां भी गलत हुआ, बाकी का वो ऑप्शन लगभग सही था। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक करिए मेरे भाई, आप चेक करिए A:B लिखा है ना, तो B ज्यादा है। ठीक है, B ज्यादा है। इसे हमें कैसे करना होगा, A:B 5:6 लिखना होगा। क्या करना होगा, 5:6 लिखना होगा। सवाल पढ़िए, B A से ज्यादा है, A की वैल्यू 5 तो B की वैल्यू 6। ठीक है, A की वैल्यू 7 तो B की वैल्यू 3। तो यहाँ A के यहाँ ये किसकी वैल्यू लिखी जानी चाहिए, यहाँ पर यहाँ A की वैल्यू लिखी। ठीक है, यहाँ A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये A का औसत है, A की संख्या है, ये B का औसत है, ये B की संख्या है। हाँ या ना, हाँ या ना। अब बिल्कुल आसानी से समझ रहा है कि अगर आप इसको 60 और इसको 50 मानते हैं, तभी 50 3 53 और 60 - 7 बराबर 53, यानी बिल्कुल बी का औसत क्या होगा, 60 होगा। सवाल खत्म। ये थोड़ा सा पिछले बाद में हमने क्या किया था, A:B लिखा था मगर 6:5 लिख दिया था, जबकि हमने तय किया है, यहां पर हमने देखा भी था A 5 होगा और B होगा 6, क्योंकि B A से क्या है, 20% ज्यादा, B A से 20% ज्यादा है, इसलिए B 6 हो। ठीक है, बस ये अनुपात हम सही कर लेंगे, आंसर हमारे तुरंत आ जाएंगे। अब आप अगर ये हमेशा कहेंगे सर नहीं नहीं मैं इसको तो लगा कर निकालना चाहता हूं, तो ये जो आपकी प्रकृति है ना कि हम पूरा सवाल को सॉल्व करेंगे, ये आपको फेल करवाए। इसलिए मेरे भाई क्या करना है, अगर आपका दिमाग बिल्कुल आपका साथ दे रहा है, अनुपात देखकर अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम करने पर चीजें सटीक बैठ रही हैं, जहां हो पाएगा वहीं करेंगे, और जहां हो पा रहा है वहां आप थ्योरेटिकल चीजों में मत अटकिए, नहीं हम करके पूरा करेंगे। आप देखिए अज्यूम कर लेने से बात बन गई, हमने इसको कर। ठीक है मेरे भाई, अज्यूम कर लेने से बात बन गई, बहुत कम समय में सवाल हो। अगला सवाल देखिए, तुरंत स्क्रीन कैप्चर कर लिया करिए, अगला सवाल देख लीजिए फटाफट। द एवरेज ऑफ सम नंबर, द एवरेज ऑफ सम नंबर इज 54.6 if each of the 75% number is increased by 5.6 and each of the remainder is reduced by 8.4, what will be the average of the number thus obtained। ठीक है, बताइए क्या आपको ये बात समझ में, देखो अब 100% संख्या है, इस सवाल को हमने एक बार लगाया भी था। 75% संख्या अलग कर ली, 25% अलग कर, 25 को क्या कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं, इतना 8.4 से, और इस 75 को क्या करता हूं, 25-25 के 3 सेगमेंट में बांट लेता हूं। पिछला सवाल याद करिए, मैंने आपको सिखाया था, और प्रत्येक में क्या कर रहा हूं, 5.6 जोड़ रहा हूं। इनमें थोड़ा सा रिलेशन देखिए, याद आया,
14 चौके 56, 14 छंग 84, इसका 1.5 गुना है ये, 1.5 गुना, यानी इसको पूरा खा जाएगा, इसके आधे को खा जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास यहाँ 37.5% संख्या बचेगी, जिसको आप 5.6 बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पास 37.5% संख्या बढ़ेगी, जिसे आप 5.6 बढ़ाएंगे, यानी आपके पास 75% ऐसी संख्या होगी जिसे आप 2.8 बढ़ाएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन इस सवाल में आ रही हो तो आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, वहां पर ऐसे सवाल को करके मैंने इस तरीके से आपको बिल्कुल समझा दिया था। बहुत आसान है, 100% संख्याएं हैं, 75-25 के सेगमेंट में बांटना है, इस 25 वाले सेगमेंट को 8.4 घटाना है, इस 75 वाले सेगमेंट को 5.6 देना है। मैंने ये देखा कि अगर मैं 25% संख्याओं में 8.4 घटाता हूं तो मैं, देखिए 75 है, 75 है, तो 75 का आधा लगभग 37.5% संख्याओं को जो मैं 5.6 दे रहा हूं वो इस नेगेटिव संख्या से इक्वल हो जाएगा, यानी मैंने पूरे नंबर को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया। अब इसके बाद मेरे पास कितनी संख्या बचेगी? केवल 37.5% संख्या बचेगी, और इस 37.5% संख्या को मैं क्या करूंगा? 37.5% संख्या को मैं क्या करूंगा? 5.6 बढ़ाऊंगा। अगर मैं 37.5% संख्या को 5.6 बढ़ाता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसका दूना 75% संख्या को 2.8 बढ़ाता हूं। अगर इसको दूना करेंगे तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान से समझ। अब देखिए ध्यान से, 75% संख्या को अगर मैं 2.8 बढ़ा रहा हूं बड़े आसानी से, तो 100% संख्या को यानी मैं कितना बढ़ा रहा हूं? 100% संख्या को मैं कितना बढ़ा रहा हूं? इसलिए मैंने क्या बताया था, इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो मल्टीप्लाई है और ये बराबर होना चाहिए। अगर जो बच्चा इस चीज को ठीक से समझना चालू करेगा तो सवाल को शुरुआत में देखकर ही उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि 75 गुणे 2.8 बराबर 100 गुणे एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब ये 100 नीचे चला जाएगा तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो वो सीधे इस सेगमेंट पर आ जाएगा, वो सीधे सवाल के इस सेगमेंट पर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए आराम से, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 सते 28.7, सातियां, यानी हम क्या बढ़ाएंगे? प्रत्येक संख्या को हम 2.1 बढ़ाएंगे। बेटा औसत कितना था? अगर इसको 2.1 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? क्या सवाल खत्म हुआ? क्या सवाल खत्म हुआ? ठीक है, इस तरीके के एक सवाल को मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर करके बताया था, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद आपको इतनी अच्छी इस पे प्रैक्टिस बन जाएगी। और इसका कारण है, मैं उन सभी तरीके से इस सवाल को कर सकता हूं जो भी मार्केट में प्रचलित हैं, मगर मैं आपको एक अलग तरीका समझा रहा हूं। अभी आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दे दीजिए तो इस सवाल को आप देखेंगे, क्योंकि मैं भी कर पाता हूं, मुझे भी शुरू में दिक्कत होती थी, तो ये देखता हूं कि इस सवाल को ये सब नहीं करना पड़ता हमें, हम फटाफट से देख ले रहे हैं कि कितने प्रतिशत संख्या में, देखो 75% संख्या और 25% संख्या, कितने का अनुपात है? आप कहेंगे 3 का अनुपात है। 3 अनुपात संख्याओं में ध्यान दीजिए, ये कितने का अनुपात है? ये कितने का अनुपात है? आप कहेंगे सर ये जो है अनुपात है 4 का और ये 6 का, यानी 2-3 का अनुपात है। 2-3 के अनुपात में संख्याओं से गुना करते हैं, निश्चित रूप से यहां x होगा, यहां y होगा। ठीक है, ये 3xy होगा, या केवल इनका गुना कर दें और ये क्या हो जाएगा? 6xy हो जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, डिफरेंस क्यों देखें? क्योंकि ये निगेटिव है, इसको तो केवल लिया जा रहा है और ये दिया जा रहा है, तो हमें कुल क्या मिल जाएगा? 3xy। हमें कुल क्या मिल जाएगा? हमें कुल क्या मिल जाएगा? संख्या में कितने की वृद्धि हो गई कि मैंने इन दोनों का गुणा किया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? 75% संख्याओं में अगर मैं 5.6 बढ़ाता हूं तो इसका मतलब मैं यहां सीधे सीधे निकाल ले रहा हूं कि मैं कुल योग में कितना बढ़ा रहा हूं। तो बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के, मगर आप थोड़ा सा अपने आपके दिमाग पर जोर डालेंगे, आप एक प्रो विद्यार्थी की तरह इन चीजों को करिए। ठीक है, बहुत आसान है चीजें, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से चीजें आती हैं।
आ जाइए। n संख्याओं का औसत 45 है यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में से 5 जोड़ा जाता है और शेष प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? n संख्याओं का औसत 45 है। देखो ये सवाल भी वैसे ही आ गया। 60% संख्याओं में क्या करते हैं? 5 जोड़ते हैं और 40। देखो 60% संख्याओं में क्या कर रहे हैं? 5 जोड़ने का काम कर रहे हैं और 40% संख्याओं में क्या कर रहे हैं? 10 घटाने का काम कर रहे हैं। 40% संख्याओं में से क्या कर रहे हैं? 10 घटाने का काम कर रहे हैं। अब 100% संख्याएं होती हैं, उन 100% संख्याओं को हमने 2 सेगमेंट में बांट दिया। 40 के साथ 10 घटा रहे हैं तो 40 का दुना 80। 80% संख्याओं में 5 जोड़ें तो वो 40 में 10 घटाने के तब जाकर बराबर होगी। अगर आप केवल 60% संख्याओं में ही 5 जोड़ पा रहे हैं और हमें कितना चाहिए, तो यानी 20% संख्याओं में 20% संख्याओं में 5 की कमी आ जाएगी। 20% संख्याओं में 5 की कमी आ जाएगी। जो 20% संख्याओं में 5 की कमी आएगी, ध्यान दीजिएगा, 20% संख्याओं में 5 की कमी आएगी, इसका मतलब 100% संख्याओं में कितने की कमी आ जाएगी? 1 की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे 5 गुना किया और इसका 5 का भाग, यही मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसका जितना हमें गुना कर रहा हूं इसका उतने में भाग कर रहा हूं। ठीक उसी तरीके से यहां देखिए, ठीक उसी तरीके से यहां देखिए, बहुत आसानी से मैंने क्या बताया कि 20% संख्याओं में 5 की कमी हो रही है, यानी 100% संख्याओं में 1 की कमी हो रही है। अगर प्रत्येक संख्या में 1 की कमी हो रही है तो औसत क्या होगा? 45 से घटकर 44। हाँ या ना? इतनी आसानी से आपने सवाल को कर लिया, इतनी आसानी से आपने सवाल को कर लिया। आप बिल्कुल सवाल को कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा अप्रोच अपनी अच्छी रखें। ठीक है, अभी के लिए हम आपको इस सेशन में रोकते हैं। 2 वीडियो मुझको एक साथ देनी थी आपको, ताकि आप इन सवालों को प्रॉपर तरीके से कर पाएं। हम फिर आपसे मिलेंगे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रिपरेशन और अपने गोल के लिए पूरी मेहनत लगा रहे होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।